Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the topic importance of water. So let's move to the classboard. So dear students, we were discussing the importance of water. Our dear students, we have discussed a lot about its importance and one important property, that is the solvent properties of water that have been discussed in the previous lecture. Now, number 2 is heat capacity. So that is another important short question as well. ये short question के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, define heat capacity of water. You're simply, what is heat capacity? So dear students, water has a great ability to absorb heat with minimum change in its own temperature. तो अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लिक्विड्स बनाए, बट दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिक्विड, सो इट हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट. एक यहाँ पर आपसे मज़े की बात शेयर करता चलूँ. जब हम छोटे हुआ करते थे तो मुझे अभी तक अच्छी तरह से याद है, हम क्या किया करते थे, छोटे मोटे खुद से ही एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. सो मैं क्या किया करता था कि एक मैच बॉक्स लिया, मैच बॉक्स जो माचिस की डिब्बी होती है, और उसको उसमें से जो स्टिक्स है उसको निकाल के, तो उसमें जो उनसे जो बॉक्स का वो जो पोर्शन जिसके अंदर स्टिक्स रखी जाती हैं, वो ट्रे लाइक जो होता है, मैं क्या करता था, पहले उसको हीट करता था उसके ऊपर फ्लेम पे, तो वो उसको आग लग जाती थी. ठीक है, एज यू कैन ऑल्सो डू इट, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट विद केयरफुली. सो उसको आग लग जाती थी. लेकिन मैंने एक दफ़ा क्या ऑब्जर्व किया कि अगर मैं उस ट्रे के अंदर वाटर डालता हूँ और फिर उसको हीट करता हूँ तो उसको आग नहीं लगती थी, बल्कि क्या होता था कि वाटर जो है वो गर्म होने लग जाता था, वो उसको कोई डैमेज नहीं पहुँच रहा. तो वहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि एक्चुअली अब उसके अंदर मौजूद है वाटर, हालांकि वो पेपर है, इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर, वो जो मैच बॉक्स है इट इज़ मेड अप ऑफ पेपर, लेकिन फिर भी वाटर अंदर होने की वजह से उसको आग नहीं लग रही, बिकॉज के जो हीट उसको पड़ रही थी, उसको वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तो उसके ऊपर इमीडिएटली क्या मौजूद है, वाटर. तो वाटर क्या करता है, उस हीट को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से उस पेपर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिवाय इसके वो नीचे उसके जस्ट एक ब्लैक सा सूट बन जाता था, उसका वो ब्लैकिश हो जाता था फ्लेम की वजह से, बस दैट्स इट. सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया अपने बचपन के हवाले से, वहाँ पर जब हम इस तरह के कुछ थोड़े बहुत ऊटपटांग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे. सो हम इसको अगर डिफाइन करना चाहें हीट कैपेसिटी को, द स्पेसिफिक heat capacity of water is the calories absorbed
by 1 gram of water from 15 degrees Celsius to 16 degrees Celsius. That is the heat capacity, and specific heat capacity is, the specific heat capacity of water is, that is 1.0 कैलोरीज। तो 1 डिग्री इंक्रीज करने में 1 ग्राम पानी लिया, उसको टेम्परेचर इंक्रीज होने दिया, उसको हीट किया, जैसे ही वो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, 15 to 16 डिग्री, यहां पर नोट करना है कि उसने कितनी कैलोरीज को एब्जॉर्ब किया। सो दैट इज 1। सो ईच डिग्री वो एक एक कैलोरी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हमें क्या फायदा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस हीट कैपेसिटी? सो its significance lies in the sense, its significance is, in significance किसकी बात कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी की। दैट, और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज बताता चलूं, फिर शायद जहन में ना रहे, वाटर ना तो जल्दी हीट अप होता है और ना ही फिर जल्दी ठंडा होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा घर में, ठीक है, तो पहले उसको आप चूल्हा जलाते हैं तो आहिस्ता 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 जो है वो वाटर जो है वो हीटअप होना शुरू होता है, लेकिन एक दफ़ा हीटअप हो जाए तो फिर वो आसानी से वापस कूल डाउन भी नहीं होता। यानी ये इसी हीट कैपेसिटी की वजह से द वाटर acts as a temperature stabilizer in the environment and protects the living material from sudden thermal changes. So that is the significance. तो डियर स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी होने की वजह से चूंकि इसके जो वाटर है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर, स्टेबलाइज का मतलब होता है कि मेंटेन करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर स्टेबलाइजर, ये किसकी वजह से? ड्यू टू हीट कैपेसिटी, मुख्तलिफ तरह के एनवायरमेंट्स में, और प्रोटेक्ट करता है सडन थर्मल चेंजेस के। लेट्स सपोज कि मैं अभी कमरे में हूँ, ये मैंने एसी ऑन किया हुआ, मैं 16 पे एसी ऑन किया या 20 पे या 22 पे, तो कमरे का रूम टेम्परेचर कितना होगा? 20 या 22, जितने पे मैंने सेट किया। सो बाहर जैसे ही मैं निकलता हूँ दिन के 12 बजे 2 बजे सख्त गर्मी में, तो क्या होगा? देयर इज सडन चेंज इन द एनवायरमेंट, सडन चेंज है। बाहर 45 प्लस हो चुका है, अंदर तो वो था 20 से 25 के दरमियान। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर्स। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो लिविंग मटेरियल है, ये हमारे सेल्स हैं, वो उनको स्टेबलाइज रखता है। जो वाटर क्या होता है इन सेल्स के अंदर होने की वजह से क्या होता है कि जो सडन चेंज आ रही है, ये उससे जो नुकसानात प्रोड्यूस हो सकते हैं उससे ये बचाता है। सो इसी वजह से जो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अंदर जो लाइफ है वो पॉसिबल है। ठीक है, दैट इज अनदर सिग्निफिकेंस कि इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी की वजह से द एक्वाटिक लाइफ इज सेफ। क्लियर? तो उनके अंदर सडन चेंजेस नहीं आती हैं। नंबर 3 इज heat of vaporization. Heat of vaporization. Another important short question. Clear? ये भी short question में आपसे पूछा जा सकता है और ये पूछा जाता है। ठीक है? So, dear students, water
absorbs too much heat when it changes from liquid, क्योंकि नेचुरल इसकी जो स्टेट है वाटर की वो क्या है, लिक्विड. सो फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस स्टेट. तो वाटर को जो कि लिक्विड है नेचुरली, उसको गैशियस स्टेट में चेंज होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए उसको काफी ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए. द रीजन इज because of hydrogen bonds in the water molecule. तो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है. तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, सो हम पहले इसको डिफाइन भी कर लेते हैं. द स्पेसिफिक heat of vaporization is defined as the number of calories absorbed per gram vaporized. यानी कि 1 ग्राम वाटर को इवेपोरेट करने के लिए, उसको लिक्विड से गैशियस फॉर्म में ले जाने के लिए जितनी नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज नोन एज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन. And the specific heat of vaporization is, and it is, means the specific heat of vaporization is 574 kilocalories per kg. Kilocalories per kg, and that is a lot of heat, a lot of energy, lot of calories which are being absorbed by the water per kg. ठीक है, 574 किलो कैलोरीज हैं, किलो. ठीक है, अगर हम सिंपल इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 1000. ठीक है, तो यहाँ पर हम किलो कैलोरीज की बात कर रहे हैं. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन? सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स सिग्निफिकेंस. So as far as the significance of heat of vaporization is concerned, dear students, it provides, the most important is it provides the cooling effect. Cooling effect. ठंडक का सा एहसास होता है, ठीक है, गर्मियों में. To plants when they transpire, जब वो ट्रांसपायर करते हैं वाटर को ट्रांसपायरेशन के जरिए, एंड टू एनिमल्स, और एनिमल्स में कैसे कूलिंग इफेक्ट आएगा, when they, डियर स्टूडेंट्स, हमें ठंडक का एहसास कब होता है, जब हमें शदीद गर्मी लगती है. तो क्या होता है सबसे पहले, यस, सो डेफिनेटली आपने नोट किया होगा कि हमें जैसे गर्मी लगती है तो सबसे पहले में पसीना आता है, स्वेटिंग होती है. सो उस स्वेटिंग को हम इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी वी से इट एज पर्सपायरेशन. क्लियर? व्हेन दे पर्सपायर, पर्सपायर का मतलब होता है स्वेटिंग, मतलब पसीना आने का. जब हमें पसीना आता है तो फिर क्या होता है, ठंडा का एहसास होता है कि नहीं डियर स्टूडेंट्स? सो नोट तो किया होगा आपने भी. सो दैट इज its a major significance. Clear? Now moving to another property of water, that is
ionization of water मीन्स कि जो वाटर है वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी का हमें क्या फायदा होता है वो भी डिस्कस करता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वाटर ionizes into hydrogen and hydroxyl ions. Clear? So here is the equation, and it is reversible reaction. And it is a reversible reaction. So here is water, H2O. So it is converted into hydrogen ions plus hydroxyl ions, and it could also be reversed to make water. यही मिलकर वापस वाटर भी बना सकते हैं। Clear? So at 25 डिग्री सेल्सियस, हमारे बुक में मेंशन्ड है 25 डिग्री सेल्सियस। तो एक्चुअली जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है इसको रूम टेम्परेचर समझा जाता है। इट इज कॉल्ड एज द रूम टेम्परेचर। वाटर आयोनाइजेस into hydrogen and hydroxyl ions, and the equilibrium is maintained. And the concentration of hydrogen and hydroxyl ions is maintained at 10 raised to power minus 7 मोल पर लीटर। क्लियर? तो दोनों की जो कंसंट्रेशन होती है एट रूम टेम्परेचर और 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये इक्वली उसमें आयोनाइज हो जाते हैं। और डिस्टूडेंट इसका फायदा क्या है? सिग्निफिकेंस, इट्स सिग्निफिकेंस, अगर ये आयोनाइज ना हो तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें कि इनकी ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की। तो वहाँ पर डी स्टूडेंट्स फिर अगर ये आयोनाइज ना हुए तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सो दीज आयंस आर इन्वॉल्व्ड in various chemical or more precisely biochemical reactions यहां पर जस्ट एक सिंपल एग्जांपल लिख देता हूं, लेकिन डिस्कस कहां पे होगी ये डिटेल के साथ इन चैप्टर नंबर 11 द बायो एनर्जेटिक्स। वहां पर हम पढ़ेंगे केमियोस्मोसिस। ठीक है? फॉर एग्जांपल इन केमियोस्मोसिस, तो एक जस्ट आइडिया देता हूँ कि केमियोस्मोसिस में बेसिकली जो एटीपी बन रही होती है इन द प्लांट्स, तो वो किस तरह से होता है कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो जो थाइलाकॉइड की इंटीरियर स्पेस होती है वहाँ पर बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डाउनवर्ड्स मूव करते हैं थ्रू एन एंजाइम एटीपी सिंथेज। ठीक है? और जब वो डाउन मूवमेंट करते हैं तो वो एनर्जी जो होती है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इनटू एटीपी। क्लियर? तो ये डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा आपसे। सो ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर मेंशन किया।
इसी के साथ स्टूडेंट देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, दैट इज प्रोटेक्शन। तो आप सोचें जरा कि वाटर हमें प्रोटेक्ट भी करता है क्या? सो डेफिनेटली इट प्रोटेक्ट्स अस। सो हाउ इट एक्ट्स एज अ protecting agent? So water protects various living structures by acting as a lubricant। एक lubricant के तौर पर एक्ट करता है। lubricant किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोई ऐसा लिक्विड या ऐसा केमिकल जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, ठीक है। सो एक्ट बाय एक्टिंग एज अ lubricant and preventing from the wear and tear of friction and also protects from hits, जो डायरेक्ट हिट्स होते हैं बॉडी के ऊपर, उससे भी बचाता है। आपको कभी किसी दोस्त ने मजाक में ऐसे स्लैप किया होता है या फिर पंच मारा होता है, लेकिन हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो स्टेबल रहते हैं बिकॉज के मुख्तलिफ तरीके से ये वहाँ पर एक कशन के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल द टीयर्स, अब टीयर्स क्या हैं? आंसू which are secreted continuously by the tear glands. It protects, अब टीयर क्या है? बेसिक आंसू में पानी ही ज़्यादा तो उसमें वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट्स आर देयर आल्सो। सो इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस ऑफ आई मीन्स कि आई बॉल फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड by the blinking of eyelids। आपको पता है कि हम जब जाग रहे होते हैं तो कोई मुख्तलिफ तरह से लोग जो है वो पलकें चपकते हैं, मतलब कि हम ब्लिंक करते हैं लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो ये जो आईलिड्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ओवर द आई बॉल। तो अगर इनके दरमियान में कोई जो लुब्रिकेंट ना हो तो क्या होगा कि आई बॉल की जो सरफेस है वो क्या होगी, वो इसके साथ जब रगड़ खाएगी तो इसका आई बॉल का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने इससे प्रिवेंट करने के लिए क्या किया, यहाँ पर टीयर ग्लैंड्स रखे। टीयर ग्लैंड्स कॉन्टिन्यूसली टीयर्स को सेक्रेट करते रहते हैं, वो वाटर को सेक्रेट करते रहते हैं, तो वो इट एज अ लुब्रिकेंट, तो वो यहाँ पर फिर वो हम आसानी के साथ पलकें चपक सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स इट ऑल्सो एक्ट्स एज कशन इन प्रोटेक्ट्स द वेरियस ऑर्गन्स, मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। एक छोटी सी और मिसाल देता हूँ आपको, आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, एक टॉपिक आएगा। सो यहाँ पर जस्ट ब्रीफली वहाँ पर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सो दिस इज़ आवर स्कल, ये हमारी स्कल है, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दिस इज़ आवर स्कल। स्कल जो हमारी खोपड़ी की हड्डी, ये सामने वाली, ठीक है। सो और उसके नीचे क्या मौजूद है? देयर इज़ ब्रेन, द सेरेब्रम, क्लियर। सो दिस इज सेरेब्रम। अब ब्रेन कितना डेलिकेट पार्ट हमने पहले भी जिक्र किया। ये ऊपर जो स्कल है कितना हार्ड है, ठीक है, काफ़ी मजबूत हड्डी होती है।
दैट इज क्रेनियम, ठीक है, और उसके नीचे ये है जी आवर ब्रेन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो अब अगर जब हम मूव कर रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, सडन जॉल्ट्स और भाग रहे हैं, तो जब ऊपर नीचे इस तरह से मूवमेंट होगी तो ये ऊपर जाकर हिट करने की कोशिश करेगी ब्रेन। तो अगर ऐसा तो ये तो सबसे डेलिकेट पार्ट, तो जब ऊपर हिट करेगा ये तो इट विल बी टीयर्ड इनटू पीसेस। तो ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इसके ऊपर रखी मेनिंजेस कवरिंग्स, 3 लेयर्स रखी ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द, और इन के अंदर मौजूद है एक फ्लूइड दैट इज नॉन एज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाम सुना होगा आपने। सो देयर इज CSF और cerebrospinal fluid which is present between the, ये आपको जो पिंक कलर की नजर है, these are the meninges ऑफ ब्रेन। ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई 3 कवरिंग्स होती हैं। तो अब ऊपर कुछ जब आप जैसे मर्जी जंप करें तो ये कशन के तौर पर एक्ट करेगा जो CSF है, और डायरेक्ट हिट नहीं होने देगा स्कल को। सो इस तरह से ये प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो इस तरह से उनको प्रोटेक्शन ऑफर की जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पानी किस तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक और तरीका आपको बताता चलता हूँ जिस तरह से कि वाटर ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। When we were in the womb of our mothers, जब भी हम अपनी माँ के पेट में थे, so there is a liquid present in the womb of the mother that is amniotic fluid. So जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वो एक थैली के अंदर मौजूद होता है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 उसमें डिस्कस करेंगे in the second year। तो उस थैली that is, or that very sac in which the baby is present, it is made up of chorion and amnion, और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, that is called as amniotic fluid। और वो amniotic fluid, dear students, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। माँ काम भी कर रही है, चल भी रही है, सीढ़ियाँ उतर रही है, चढ़ रही है, sometimes she used to run, or sometimes there is some jolting, तो उस दौरान बच्चा जो है वो प्रोटेक्ट रहता है। सो दिस इज हाउ वाटर प्रोटेक्ट्स द वेरियस ऑर्गन्स एंड ड्यूरिंग वेरियस कंडीशंस ऑफ द एम्ब्रियोनिकल और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ प्रोसेसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।